हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। फाइनली एओ की डेट आपको पता चल चुकी है, लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम कब होगा। सबके मन में यही डाउट है, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था कि सबसे पहले अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम लिया जाता है। तो वही शेड्यूल यहां पे फॉलो किया जाएगा। बट एग्जाम कब होगा, क्यों कि आगे के स्लॉट्स खाली नहीं दिख रहे हैं, और अभी तक जितनी प्रेडिक्शंस थी उस अकॉर्डिंग तो ये स्लॉट्स भी आपको खाली नहीं दिख रहे थे। बट एसआई का पेपर शिफ्ट होता गया एंड फाइनली अब 14-15 सितंबर को एसआई का पेपर है, तो उस अकॉर्डिंग ये स्लॉट्स खाली हुए और यहां पे इन्होंने खुद की फुलफिलमेंट की। 4 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक आपके इन वैकेंसीज के पेपर चलने वाले हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जितनी वैकेंसीज है उनके पेपर चलने वाले हैं, पर जूनियर अकाउंटेंट के पेपर की अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जूनियर अकाउंटेंट का पेपर कब होगा। अकाउंट्स ऑफिसर का पेपर 10 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। आज का वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, मैं गारंटी बोल रहा हूं। आज के वीडियो के बाद आप बहुत कुछ, आपकी आंखें खुलने वाली है, आप बहुत कुछ जज कर पाएंगे, इजीली जज कर पाएंगे, और आपको पता चलेगा कितनी मेहनत की जरूरत है आपको एक सिलेक्शन लेने के लिए अकाउंट्स ऑफिसर या जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी में। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस की सारी अंडरस्टैंडिंग, मैंने सारे सिलेबस को तोड़ा है। अच्छे अच्छे कीवर्ड्स जो वहां पे नोटिफिकेशन में दे रखे थे, आपकी जो नोटिफिकेशन थी रिक्रूटमेंट की, वहां पे जो कीवर्ड्स दे रखे थे आपको 5 सब्जेक्ट के, उन सारे कीवर्ड्स को मैंने तोड़ तोड़ के सब्जेक्ट वाइज अलोकेट किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद उनके टॉपिक्स को मैंने निकाला है। इतना अगर आपने पढ़ा है तो इसका मतलब आपका सिलेबस कवर हो रखा होगा, नहीं तो नहीं हो रखा होगा। पार्ट बी में राजस्थान जीके और जीके को कैसे कवर करना है, क्या पढ़ना है शॉर्ट फ्रेम ऑफ टाइम में। अगर आप नए हो इस फील्ड में, कंपटीशन फील्ड की आपको आदत नहीं है, तो आप क्या एफर्ट्स मार सकते हो जिसकी वजह से आपको सिलेक्शन मिल जाए, कुछ नंबर वहां पे भी कबाड़ लो। क्योंकि आप बहुत से लोग इनमें से वो होंगे जो कि राजस्थान जीके से अवेयर नहीं होंगे, जीके से अवेयर नहीं होंगे, और वो कंपटीशन फील्ड यानी कंपटीशन का जो नीश है उससे बिल्कुल भी रिलेट नहीं करते होंगे। तो वो कैसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में राजस्थान जीके और जीके को कवर करे जिससे वो कुछ नंबर वहां पे कबाड़ पाए और यहाँ पे पार्ट ए को स्ट्रॉन्ग करके अपना सिलेक्शन, अपनी एक वैकेंसी ले जाए। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं लास्ट तक देखना। अगर वीडियो यूजफुल नहीं लगता है, टाइम वेस्ट किया होता है मैंने आपका इस वीडियो में, तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, रिपोर्ट कर देना। इस सिलेबस को दोबारा समझना मेरे साथ एक बार। हालांकि बाकी यूट्यूब चैनल्स ने बहुत पहले से डाल रखे हैं सिलेबस, बट स्टिल आज मैंने बहुत कुछ एक्स्ट्रा तरीके से मैंने इसको मॉडिफाई किया है, अलोकेट किया है। एक बार समझने की कोशिश करना। 4 से 12 सितंबर तक एग्जाम हो रहे हैं। जूनियर अकाउंटेंट का पेपर अब इसके बाद ही होना था, तो अब कितना डेज, वैसे नॉर्मली 5 से 10 दिन का टाइम ले सकते थे, लेकिन अभी जो स्लॉट्स दिख रहे हैं 12 सितंबर के बाद आपके एसआई का एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर रीड का एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर 20 सितंबर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा, और अक्टूबर में पूरी अक्टूबर पेपर चलेंगे एसएससी के 5 अक्टूबर बाद। तो एक जो स्लॉट बीच में दिख रहा है वो है 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में। अगर कोई 1-2 दिन का स्लॉट इनको मिल जाता है तो ये खुद की जो 1-2 वैकेंसीज जो है बाकी उनको फुलफिल कर सकते हैं। लाइक एलडीसी की वैकेंसी है, जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी, इनको फुलफिल कर सकते हैं। तो ये ही कुछ स्लॉट्स है, या फिर 15 से 20 सितंबर के बीच में अगर इन्होंने कुछ ऐसा एडजस्टमेंट किया कि ये ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा पाए, और डेफिनेटली करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि एग्जाम अब खत्म होगा। सितंबर के बाद एग्जाम खत्म करवाना है इनको, जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को फिनिश अप करना है। ये इनका पूरा मोटो क्लियर आ चुका है सामने। जब ये आई ना वैकेंसी की नोटिफिकेशन 4 से 12 सितंबर, इसका क्लियरली इंडिकेशन ये था कि अब नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में या 3 दिन में, या फिर जब भी इनको जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा ये क्लैरिफाई करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट का आपका पेपर कब होना है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करनी है। अब बढ़ते हैं आगे सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए, एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए, राजस्थान जीके कैसे पढ़नी है उसको समझने के लिए। प्लीज 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 इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं बोल रहा हूं इसके बाद आप बहुत कुछ आंखें खुलने वाली है आपकी। देखो, 2 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए पार्ट बी। मैं स्पेसिफिकली जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे सबको ये चीज क्लियरली पता होगी, जो तैयारी कर रहे हैं। जिनको नहीं पता उनको एक बार एडिशनली पता चल जाएगी। 60% वेटेज कॉमर्स का होने वाला है, 40% वेटेज जनरल का होने वाला है। जनरल मीन्स जो भी जनरल सिलेबस होता है उसका। तो 120 मार्क्स का होगा आपका पार्ट ए, 80 मार्क्स का होगा पार्ट बी। 200 मार्क्स का कुल मिला के पेपर होगा। 60 क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में 2 मार्क्स के, 2 मार्क्स के 60 क्वेश्चंस होंगे पार्ट ए में 120 मार्क्स का, यानी कॉमर्स जो 120 मार्क्स का है उसमें 60 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और पार्ट बी में होंगे 80 क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स का पेपर हो गया पार्ट बी। कुल मिला के हो जाते हैं ऐसे 200 मार्क्स। कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होगा, जिसको भी नहीं पता, बहुत सारे क्या है कमेंट्स आते हैं, इसलिए मेरे को ये सारी चीज डिटेल में यहाँ पे लिखनी पड़ी है। कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। नंबर ऑफ ऑप्शंस जो एमसीक्यू में होंगे वो होंगे 5 ऑप्शंस होंगे। 4 ऑप्शंस होते हैं जनरली, बट यहाँ पे 5 ऑप्शंस होंगे।
5 आपको ऑप्शंस होंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा। नेगेटिव मार्किंग, हाँ बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/4 ऑफ द मार्क्स आपका नेगेटिव होगा। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1/4 ऑफ द मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाएगा। पार्ट ए में अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, अगर क्या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की 0.5 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर पार्ट ए में कोई भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और गलत किया तो 0.5 मार्क्स आपके नेगेटिव भी कर लेना, उस क्वेश्चन के तो नंबर जुड़ेंगे नहीं, और उसके अलावा 0.5 और कटने वाले हैं। पार्ट बी में अगर आपने कुछ नेगेटिव किया तो 0.25 यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/4 हो गया, 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा। बाइलिंगुअल का मतलब यह है कि इंग्लिश में भी पेपर होगा जूनियर अकाउंटेंट का और हिंदी में भी पेपर होगा जूनियर अकाउंटेंट का। प्रेफरेंस, ध्यान से सुनना, वहां पे नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है, कोई क्वेश्चन गलत होता है हिंदी का, तो अगर किसी चीज को माना जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है तो किसी चीज को प्रेफरेंस दी जाएगी, तो वो दिया जाएगा इंग्लिश में क्वेश्चन जो प्रिंटेड है, इंग्लिश वालों के लिए जो क्वेश्चन प्रिंटेड है उसको वो प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है एग्जाम का, किसी को नहीं पता तो प्लीज समझ लेना, आगे वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। ये सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सिलेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम देने के बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इसको प्री और मेन में मत मान लेना, एग्जाम आपको एक ही देना पड़ेगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकली, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितने लोगों को सेलेक्ट करेंगे, जितनी वैकेंसी है उसके डबल टाइम्स लोगों को लिया जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। यानी 280 वैकेंसी नॉन टीएसपी एरिया की है अप्रॉक्स, तो 560 लोगों को वो लेंगे, 560 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। टीएसपी एरिया में 30 से 33 वैकेंसी है तो 60 से 66 लोगों को यानी डबल टाइम्स लोगों को सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए सारे लोग जाएंगे या जितने लोग जाएंगे, जैसे 560 में से 500 लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए, 60 लोगों ने कराए नहीं, तो 60 लोग तो वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, अब जो 500 लोगों में से जिनके टॉप जितनी 280 टॉप 280 जो लोग बचे हैं, टॉप 280 लोग बचे हैं, उनको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट के बेस पे। यानी उसमें से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें से भी बच्चे कटने वाले हैं, यानी ऑलमोस्ट आधे बच्चे बचेंगे जो सेकंड मेरिट लिस्ट में जाने वाले हैं, क्योंकि अगर सबने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराया, और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, कईयों ने ऐसे अप्लाई कर दिया होगा, तो वैसे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे यहां से। फिर आपको सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका जब नाम आ जाएगा तो समझना आपकी नौकरी पक्की हो चुकी है, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। फिर आप मिठाई बांट सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं, मेरे को भी खिला सकते हैं मिठाई आप चाहो तो। मैं अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, मेरे को डायरेक्ट एडमिन को मैसेज कर देना मिठाई खिलाने के लिए कि मिल लो कर लो, एंड इंटरव्यू देना चाहो तो दे सकते हो। पार्टी करना, फिर स्वामनी करना, राजस्थान में जैसे बोला जाता है कि स्वामनी करते हैं नौकरी लगने के बाद, सरकारी नौकरी लगने के बाद नाम होगा, रेपुटेशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, फिर पोस्टिंग होगी, आपकी ज्वाइनिंग होगी, और फिर सैलरी उड़ाओगे, मजे करोगे, मौज करोगे। वो ऐश वाली जिंदगी देखो, जो सुकून वाली जिंदगी है ना, उसको सोच के पढ़ना एक बार। एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पे, अगर किसी के फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद, यानी ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट निकली थी उसके बाद किसके सेम मार्क्स है आफ्टर फाइनल मेरिट लिस्ट, तो कैसे सिलेक्शन होगा, तो देखो फिर होगा एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जो जितना बड़ा होगा, एल्डर होगा, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यानी जिसकी जितनी कम एज होगी, मतलब जिसकी ज्यादा एज होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले होगी, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। आप इसको कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे 1995 का किसी का बर्थ है और 1996 का किसी का बर्थ है, सेम मार्क्स है दोनों के, तो 1995 में जिसका बर्थ था, जो ज्यादा बड़ा है एज में, उसको वहां पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। दूसरी बात, कट ऑफ मार्क्स का मैंने एक वीडियो डाल रखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी नहीं जा सकती, पास्ट ट्रेंड क्या बोलता है उस बेस पे। दूसरी बात यहां पे मैं बता दूं एक बार फिर से, जनरल की जा सकती है 125। एटलीस्ट वर्ड यूज किया है, एटलीस्ट वर्ड पे फोकस करना। एटलीस्ट वर्ड का मतलब होता है कम से कम इतना तो मार्क्स आप लेके ही चलो सेफ रहने के लिए। जनरल 125 प्लस, ओबीसी 115 से 120 प्लस। यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए है कि इससे ज्यादा ही टारगेट लेके चलना है आपको, कम से कम इतना तो लेके चलना ही चलना है। एससी वाले 105 प्लस लेके चले, एसटी वाले 95 प्लस लेके चले, कम से कम बोला है ये मैंने चीज। ज्यादा चले जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है, डिपेंड करता है पेपर पे, और इसके बराबर या इससे कम भी रह सकती है, थोड़ी बहुत कम रह सकती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि पेपर के ऊपर डिपेंड करता है पेपर किस लेवल का आता है। इस बार वैकेंसीज कम हो चुकी है, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो चुका है, तो डेफिनेटली ये इंक्रीज होने वाली है, कट ऑफ से इंक्रीज होने वाली है पास्ट ट्रेंड से। ये पास्ट में इतनी नहीं थी कट ऑफ, पास्ट में कम थी, नहीं देखा तो मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो देख लेना। अब हमारा जो मेन मुद्दा है वहां पे हम आ जाते हैं। एग्जाम सिलेबस को मैंने तोड़ मरोड़ के पूरा कंप्लीट निकाला है। मैं थोड़ा सा वर्ड्स में हौच-पौच हो रहा हूं, तो प्लीज कॉम्प्रोमाइज करना इस चीज के लिए। गाइस, नोटिफिकेशन में क्लियरली 3-4 वर्ड्स यूज कर रखे थे, उनमें से एक वर्ड था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पढ़ा होगा आपने। एक वर्ड था एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक वर्ड था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग। फिर वर्ड्स यूज हो रहे थे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग प्लस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। फिर वर्ड हो रहे थे कॉस्ट और अकाउंटिंग एंड एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग।
एक वर्ड यूज हुआ था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक वर्ड हो रहा था इनकम टैक्स और टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, ये वर्ड्स। तो इनका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या नहीं है, मैं आज आपको सारा खोल के बता रहा हूं। इनको मैंने 5 सब्जेक्ट्स में बांटा है। एक तो हो जिसको मैं बोलता हूं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो क्लियरली वर्ड से ही इंडिकेट कर रहा है जो कंपनीज की, जो कॉर्पोरेट फील्ड में जो अकाउंटिंग करी जाती है कंपनीज की, वो कंपनीज से रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है वो होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टॉपिक्स आ जाते हैं जो शेयर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, इश्यू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जितना भी शेयर से रिलेटेड है, फॉरफीचर, रिडम्पशन, अलॉटमेंट, कॉल्स, जितना भी 12th के बेसिक से लेके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर से रिलेटेड जो भी आता है वो इसका पार्ट बनता है, शेयर्स का पार्ट बनता है। उसके बाद डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स भी इशू करते हैं। डिबेंचर्स को भी रिडीमेबल होते हैं, कम्युलेटिव होते हैं, इरिडीमेबल होते हैं, और उनको भी फॉरफीचर करते हैं, रिडम्पशन देते हैं, रिडम्पशन होता है डिबेंचर्स का। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ मैटर है इसमें भी, ठीक है। तो ये थोड़ा छोटा है शेयर से, लेकिन ये कीवर्ड्स है। और कंपनीज की जो अकाउंटिंग करी जाती है, जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं कंपनीज के, वो सारा इसमें कवर हो जाता है। उसके अलावा अमलगमेशन होता है कंपनीज का, मर्जर होता है, रिकंस्ट्रक्शन होता है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी। ये सारे टॉपिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये इनको आप अलग अलग कंसिडर करना, ठीक है। अमलगमेशन, मर्जर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी वाला टॉपिक, लिक्विडेशन, और एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, CFS। ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कंसिडर किए जाते हैं एक बार के लिए। तो गाइस, पूछा जाता है क्वेश्चन, लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस अप्रोक्स ऐसे पूछे गए थे अकाउंटेंट के एग्जाम में, इसी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाली वैकेंसी में, कि कौन सा ये मर्जर कौन सा है, कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, अमलगमेशन और मर्जर में जो डिफरेंस का जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लेते हैं। भाई इसको अमलगमेशन बोलोगे, मर्जर बोलोगे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलोगे, क्या बोलोगे, या नन ऑफ दिस बोलोगे, क्या बोलोगे, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल मर्जर, ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और लास्ट टाइम पूछे गए थे, उस बेस पे बोल रहा हूं मैं ये, ठीक है। ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हो ना, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग होती है ना, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेट करते हैं। जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि पहले हम जनरल बनाते हैं, उसके बाद लेजर में पोस्ट करते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस में हम डालते हैं, बैलेंसेस को मैच करते हैं, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट्स होते हैं। एडजस्टमेंट होने के बाद उनकी एडजस्टमेंट एंट्रीज क्रिएट करी जाती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर हमारा ट्रेडिंग P&L बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो ऐसे एक अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस, मैंने केवल एक वर्ड लिखा है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। इसमें बेसिक अकाउंटिंग्स भी आ जाती है, कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस भी आ जाता है, सब कुछ इन्वॉल्व, जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वगैरह, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो स्टार मार्क टॉपिक है, ये सारा कंप्लीट ही स्टार मार्क है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो मुझे लगता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना वो इस अकाउंटिंग वाली फील्ड से ही आने वाला है, क्योंकि आपका पेपर ही अकाउंटेंट का है। विश्वास मानिएगा गाइस, एक्चुअल में जो ज्यादा वेटेज है 60 क्वेश्चंस में, जो सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा ना 14, 15 से 20 क्वेश्चन, वो इसी के रहने वाले हैं। अब आप इस चीज को मजाक मान रहे होंगे कि 5 सब्जेक्ट है 20 क्वेश्चन इसी के, नहीं गाइस, ऑनेस्टली पेपर अकाउंट्स का होता है, अकाउंटेंट का होता है, तो अकाउंटिंग को प्रीफरेंस दी जाती है। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। और ये कोई एक टॉपिक नहीं बोला मैंने, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, तीनों का मिल बांट के बोला है। पार्टनरशिप हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, और फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन। फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन में आपका ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट आ जाता है, आपको अच्छे से पता होगा। उसके अलावा आपको क्या कवर करना है इस अकाउंटिंग वाले पार्ट में, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स 11th में टॉपिक है, आप जाके देख सकते हो, अकाउंट्स में आपको मिल जाएगा। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी आपको कंप्लीट कवर करना है, छोटा मोटा जो भी आप देख सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इन टॉपिक्स का एज कंपेयर टू जो ऊपर बताया, बट स्टिल ये आएंगी, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, क्वेश्चन फिक्स कर लेना, 2 मार्क्स फिक्स करने हो तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ के जाना। आपको नाम या नंबर पूछा जा सकता है, आपको दे देगा भाई ये AS किसका है, AS 7 किसका है, AS 9 किसका है, AS 21 किसका है, तो ये नाम दे देगा और वो नंबर दे देगा, या नाम पूछ लेगा, या फिर नाम दे देगा और फिर नंबर पूछ लेगा। तो ऐसे कुछ करता है। इसी का पार्ट जो अपग्रेडेड पार्ट है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट में बोला जाता है इंड AS, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोला जाता है AS। तो ये दोनों टॉपिक कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। इसके बाद एक दिमाग में छोटी सी चीज घूमती है, तो टॉपिक डाल दिया है जो काम में आता है। हमारी अकाउंटिंग जो करते हैं आजकल वो मैनुअल नहीं होती, ऑटोमेटेड होती है, कंप्यूटर पे होती है।
तो यहाँ पे टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग ऑफ कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, देखो ज्यादा से ज्यादा जो चीज पूछी जाती है ना कंपटीशन में, वही चीज मैं आपको छोटे से फॉर्म में बता रहा हूँ। एक तो जो बेसिक्स है ना कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर कैसे चलता है, क्या होता है, क्या हार्डवेयर होता है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या एप्लीकेशन है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, नोटबुक, नोटपैड, ये जो है इनके बारे में छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बेसिकली तरीके से कैसे कंप्यूटर ऑपरेट होता है वो चीजें पूछी जा सकती है। दूसरी बात, कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन में आपको सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज होते हैं, लाइक टैली की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ERP पैकेजेस, कॉम्प्यूटेक्स जो यूज होता है हमारा, जो कॉम्प्यूटेक्स क्या है बेसिकली, और CAS के ऑफिस में आपको हर जगह मिल जाएगा। कॉम्प्यूटेक्स एक सॉफ्टवेयर होता है, परचेस करना पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ये, हर ऑडिटर काम में लेता है इस सॉफ्टवेयर को। तो ठीक है, जीनियस सॉफ्टवेयर क्या है, कंपनीज पर्टिकुलरली कंपनीज खुद के सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए जीनियस सॉफ्टवेयर काम में ले। तो मैं जनरल टर्म्स में ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं अकाउंटिंग के लिए, इन सॉफ्टवेयर्स की थोड़ी बहुत नॉलेज करके चले जाता ना इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इससे ज्यादा एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग में नहीं पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, ज्यादा भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ज्यादा लोड मत लेना, लेकिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो स्ट्रॉन्ग करके जाना। एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है, जो मैंने 5 सब्जेक्ट डिवाइड किए हैं। दूसरा सब्जेक्ट लेता हूं मैं ऑडिट। गाइस, ऑडिट एज सबसे इजी और सबसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट जो बोलते हैं वो ये ही है इन सारी चीज़ों में। थ्योरी बाकी सब्जेक्ट्स में भी है, बट ये कंप्लीट थ्योरी बेस्ड ही आएगा आपके, इसमें बहुत ही कम प्रैक्टिकल या है ही नहीं प्रैक्टिकल। ऐसे मान लो कुछ गलती से पूछा तो वो लिमिट्स पूछ सकते हैं आपको कि इस लिमिट पे आपकी कॉस्ट ऑडिट लगती है या नहीं लगती। तो जो कीवर्ड्स थे उसमें वो थे थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग प्लस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। ये यहाँ पे कीवर्ड्स हाईलाइट थे जो मैंने इस सब्जेक्ट के लिए सेग्रीगेट करके पर्टिकुलर इसी सब्जेक्ट के लिए लिए हैं। थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग में क्या क्या आ सकता है, देखो कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, जो बेसिक ऑडिटिंग के जो कंसेप्ट्स है वो आ सकते हैं। फिर आ सकती है टाइप्स ऑफ ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, जितने भी टाइप्स ऑफ ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट का तो पर्टिकुलर एक चैप्टर है, तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, ऑडिट ऑफ PSUs, PSU जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है ना, उसको बोलते हैं ऑडिट ऑफ PSUs। वो कैसे करी जाती है, कौन करवाता है, कौन ऑडिटर अपॉइंट करता है, तो इन पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। ऑडिट प्लान, इन सारे टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। ठीक है, ऑडिट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें आपसे है ना ऑडिटर्स का ओपिनियन, जो मॉडिफाई ओपिनियन करेगा, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेम करेगा या फिर क्लीन रिपोर्ट देगा, उसका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पढ़ के जाना 7 ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग में 700 और 705 दोनों पढ़ के जाना। इस बेस पे आप जज कर पाओगे कि क्या आंसर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एक खुद में एक अपने आप में एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ से तो फिक्स क्वेश्चन है। वेरिफिकेशन वाउचिंग का टॉपिक है, इंटरनल कंट्रोल का टॉपिक है, और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट प्ले करेगा आपका ऑडिट में वो है एक तो बेसिक्स ऑफ ऑडिटिंग जो है, यहाँ पे कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, ये एक ऑडिट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, और एक ये कंपनी ऑडिट जो है, ये कंपनी ऑडिट में सारा समावेश है। ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, ऑडिटर के डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्या सर्विसेज वो रेंडर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, कैसे रिपोर्ट देनी पड़ती है उसको। ठीक है, सिग्नेटरी अथॉरिटी कौन होता है, और कॉस्ट ऑडिट का भी इसी में है, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का मैं आपको अलग से भी बता रहा हूँ। लेकिन और कैसे ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, सब कुछ कंपनी ऑडिट में आपका कवर हो जाएगा। तो इसमें से 1 से 2 या 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ऑडिट में से, जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको कि ये कीवर्ड है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहां पे हाईलाइट है, वहां पे जो आपकी नोटिफिकेशन है उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हाईलाइट है। इसमें से मैंने जो निकाले हैं वो है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। आप जनरली कहीं पे भी गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो ICAMI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला जो है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। उसके अलावा कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, कंपनीज वाला जो है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स, इसको एक्चुअल में मैं बताऊँ क्या, कारो जो पढ़ा है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, वो भी आप पढ़ सकते हो, वो भी काम की चीज़ है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर एंड रिपोर्ट, कॉस्ट और कंपनीज ऑडिट का जो सेक्शन है, सेक्शन 148, वो पूरा पढ़ जाना, वो कॉस्ट ऑडिट के बेस पे है, यानी वो एक अलग से टॉपिक है और इसमें लिख रखा है, तो डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन बनने वाला है। मैं आपको एक चीज बताऊं क्या, ये जो सेक्शन 148 है ना, इसमें एक कॉस्ट ऑडिट होती है, वो कॉस्ट ऑडिट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के ऊपर जो कैप्टिव कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। वहां से क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई दिमागदार जो पेपर सेटर वाला हुआ, वो अगर कोई अच्छे दिमागदार हुआ ना, वो इस इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को रिलेट कर सकता है उस चीज से, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दे देगा लिमिट वगैरह सब दे देगा, लेकिन वहां पे देगा कि वो कंपनी है वो जो इलेक्ट्रिक कैप्टिव कंजम्पशन यानी पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी है, तो वहां पे वो अप्लाई नहीं होगा। तो वैसा कोई क्वेश्चन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप उसको लिमिट्स के बेस पे करके आ जाओगे, तो ये ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। फिर आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग अंडर कॉस्ट ऑडिट, ये ही कॉस्ट ऑडिट का ही पार्ट है, इसमें रिपोर्टिंग जो करनी पड़ती है, उसमें कौन सा CRA फॉर्म या फिर क्या लगेगा वो आप पूरा पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है,
इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड एडवांस्ड अकाउंटिंग, यानी ये कॉस्टिंग का सारा चीज आ गई है। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको पर्टिकुलरली हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते, लेकिन हमें बोला गया है कि ग्रेजुएशन लेवल तक का। अब ग्रेजुएशन लेवल भी माना जाता है, और दूसरी बात मैं जनरल टर्म्स में आपको बताऊं तो आईपीसीसी लेवल, सीए में जो आईपीसीसी का लेवल होता है ना, मैक्सिमम उतना कंसिडर कर सकते हैं, सीए फाइनल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है तो मैं आपको बताता हूं क्या क्या आ सकता है इसमें। जो टॉपिक्स है, देखो पूरी कॉस्टिंग की मैंने हेडलाइन छाप दी है यहाँ पे, हेडलाइंस कंप्लीट कॉस्टिंग की मैंने हेडलाइन छाप दी है, जो जो आ सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिंग, मटेरियल लेबर ओवरहेड, अलग अलग टॉपिक है यहाँ पे, मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, लेकिन ये सारे अलग अलग टॉपिक है। मटेरियल लेबर ओवरहेड आपको समझना पड़ेगा, कॉस्ट शीट बनती है इन्हीं से, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग्स होती है, टेक्निक्स होती है, उनमें आती है जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी, ये भी अलग अलग टॉपिक है। बस मैंने इसको एक फ्रेम में यानी फोर्थ पॉइंट में जनरेट किया है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सर्विस एंड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आपको खुद को अब जज कर पा रहे होंगे कि यार सही में ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं या नहीं करे, इतना सिलेबस था या नहीं था। अब बहुत से लोगों की आंखें खुल रही होगी, खुल के बाहर आ रही होगी, ठीक है। तो बाहर का आने का मतलब है अब आप ऑटोमेटिकली इस चीज से अवेयर रहेंगे। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट टॉपिक है, रिकंसिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट टॉपिक है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स टॉपिक है, बजट एंड बजटरी कंट्रोल टॉपिक है। ये सारा तो कॉस्टिंग का पार्ट हो गया। उसके अलावा जो लिखा हुआ है एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं ना क्या है आजकल के एग्जाम्स में मैंने कई बार नोट किया है कि पूछ लेते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स और लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चैप्टर है सीए फाइनल में, सीए फाइनल में चैप्टर है, तो वहाँ से कुछ टेक्निक्स पूछी जा सकती है। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल का काइजन कॉस्टिंग एक टॉपिक है, वो पूछा जा सकता है। सिक्स सिग्मा टेक्निक है, वो पूछी जा सकती है। और दूसरी बात जो वेस्ट को रिडक्शन की टेक्निक्स है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की टेक्निक्स है, लाइक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, ठीक है। जस्ट इन टाइम एक अप्रोच है, उसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर लोड नहीं लेना चाहो तो ऊपर वाला पढ़ोगे तो भी चलेगा। इनमें से क्वेश्चन एक मैक्सिमम बैठा तो बैठ सकता है, क्यों कि ये एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड यूज कर रखा है इन्होंने, इसीलिए बोल रहा हूं मैं आपको। अभी तक हमारे हो चुके हैं अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड कॉस्टिंग। अब हमारा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं इसको, आप सब कंफ्यूज मत हो जाना। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट है रेशो एनालिसिस, लिख लो, नोट कर लो, दिमाग में फीड कर लो, क्वेश्चन फिक्स है, रेशो एनालिसिस का क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा रेशो एनालिसिस का। सेकंड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट कोर्स का पार्ट है। कैपिटल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसी का पार्ट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन लेते हैं वो एक्चुअल में डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन उसी का पार्ट है। लेवरेजेस का एक अलग टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस टॉपिक को बार बार में पूछा जाता है, इसी बेस पे बोल रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाएगा। अगर पेपर अच्छे लेवल का बनाया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा जाएगा। इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, जो लोग नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पूरा जिसने पढ़ रखा होगा ना वही जवाब दे पाएगा, तुक्काबाजी यहाँ पे चलना बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात है। तो ये अगर टॉपिक आपने कवर करे हैं, अगर आपके टीचर ने या फिर अगर आपने अभी तक कवर नहीं करे हैं तो आप ये टॉपिक्स लिख लो, नोट कर लो, कहीं भी नोट कर लो। ये टॉपिक्स आप कवर करोगे तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ठीक है। अगले और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उसके अलावा मैं कुछ एडिशनल चीजें भी आपको बताने वाला हूं इससे, ठीक है। इनकम टैक्स, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस। इनकम टैक्स देखो राजस्थान जीके का मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, तो अगर आपको डायरेक्ट राजस्थान जीके देखनी है तो वीडियो के लास्ट में चले जाना और राजस्थान जीके के बारे में सारी चीज देख लेना। इनकम टैक्स, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, ये कीवर्ड यूज हुआ था नोटिफिकेशन में, उसके बेस पे जो सेग्रीगेशन किया है मैंने वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, रेजिडेंस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जो पांचों हेड्स की इनकम है, इनकम फ्रॉम ऑल हेड, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी का मतलब है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन हो गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों हेड्स की जो इनकम है ये पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है। और दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इनके सबके चार्जिंग सेक्शन से याद रखना आप यार। ये बेसिक जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है वो, और इन पांचों हेड्स का जो चार्जिंग सेक्शन है ना, वो चार्जिंग सेक्शन ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, क्वेश्चन बनता है। इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, कौन सी ऐसी इनकम है जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं मानी जाती। क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम टॉपिक, अच्छा टॉपिक है, काम का टॉपिक है। डिडक्शंस में से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। पक्का एटीसी तो इनकी फेवरेट डिडक्शंस है, क्योंकि इजी है और ये कंपटीशन एग्जाम की वन ऑफ द फेवरेट डिडक्शंस में से मानी जाती है। डिडक्शन जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है उसमें से माइनस करते हैं नेट टैक्सेबल इनकम लाने के लिए, तो वो इसमें डिडक्शंस को उसमें कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे डिडक्शंस है, पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, और उसके बाद जो टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं और कैसे कंप्यूट करते हैं टैक्स रेट लगा के, और कैसे अपन उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ते हैं, फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं।
निकालते हैं, तो वो इसमें क्वेश्चन बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, इसकी रेट पूछी जा सकती है आपको, या फिर कैलकुलेट करवाया जा सकता है। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे या कुछ भी दे देंगे, कोई भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपको बता दिया जाएगा, उस पर टीडीएस रेट भी आपसे छुपाई जाएगी और खुद को लगानी पड़ेगी टीडीएस रेट। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे एक ही क्वेश्चन में कि टीडीएस रेट भी आपको ध्यान होनी चाहिए, वो फिर उस अमाउंट के ऊपर लगानी भी आपको पड़ेगी, और फिर उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उन ऑप्शंस में से। ये है असेसमेंट प्रोसीजर, प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड सेल्फ असेसमेंट। ये असेसमेंट प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसको आप चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसमें, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो आप इसको बी कैटेगरी में रख के छोड़ सकते हो। इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड, दूसरे पर्सन की जो इनकम है वो एसएससी की टोटल इनकम में कब इंक्लूड हो सकती है। 2-3 टॉपिक है ये, तो यहाँ तक तो आईपीसीसी लेवल तक के टॉपिक्स थे, ठीक है। इसके अलावा जो टॉपिक्स है वो है मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, जो अलग टॉपिक दे रखा है सीए फाइनल में। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स ये इंडिविजुअल्स के ऊपर लगता है, मैट कंपनीज के ऊपर लगता है। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, देखो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में मैंने ये क्वेश्चंस देखे हैं आईसीडीएस के, तब जाके मैंने इन टॉपिक्स को कंसिडर किया है। ये भी आपको पढ़ने हैं, ये एक्चुअल में पढ़ना है, मैं नहीं बोल रहा इनको छोड़ने के लिए, ये तो पढ़ने हैं। छोटे टॉपिक है, इजी टॉपिक्स है, याद हो जाते हैं और क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ फोकस करने के लिए। यहाँ तक हमारा एक्चुअल में जो जेन्युइन सिलेबस था वो हो गया, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस, तो हमें जीएसटी भी पढ़ना है। ये हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, ये इनकम टैक्स तो हो जाता है डायरेक्ट टैक्स, और जो जीएसटी है ये हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो डायरेक्टली गवर्नमेंट या फिर कंज्यूमर्स से जो वसूला जाता है वो बोलते हैं इसको जीएसटी, ठीक है। तो ये उसमें जीएसटी का आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, जो मैं रफली बता रहा हूँ, इसमें आपको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पढ़ना है वो बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, जीएसटी कब आया कब नहीं आया, काउंसिल, जीएसटी काउंसिल कब सेटअप हुई, कितने मेंबर्स का वोट मान्य होता है सेंटर से स्टेट से, ये पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल्स पढ़ लेना, इसमें आर्टिकल 365 जो आर्टिकल है, और जो भी है 279A 246A, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको पढ़ लेना। रिटर्न जो GSTR 1 2 3 4 जो 5A ये जितनी है 9, ये सारी आपको पढ़नी है। इनको कब भरना होता है, इनकी जो नेक्स्ट ऑफ द मंथ, नेक्स्ट ऑफ द सक्सेडिंग क्वार्टरली रिटर्न जाती है, मंथली रिटर्न जाती है, तो उनके कौन से मंथ के कौन से अगले जो उस अगले महीने में कौन से तारीख तक भरना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आएगा क्वेश्चन आएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की लिमिट्स दे रखिए, किन स्टेट्स को कितने लिमिट क्रॉस करने के बाद रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाता है, या फिर कब ऐसी सप्लाई करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अनिवार्य हो जाता है। रेट्स ध्यान रखना थोड़ी, जीएसटी की रेट्स जो जनरल रेट्स है उसमें है ना 9% रेट हो गई, 5% रेट हो गई, 2.5% रेट हो गई, 1% रेट है, 0.55% रेट्स है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप थोड़ी सी। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आईटीसी की, लेकिन आपको यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना। आपको मैं वही तो बोलता हूँ कि टीचर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप पढ़ा रहे हैं तो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से आपको सिर्फ ऊपरी नॉलेज लेनी है कि आईटीसी क्या होता है, आईटीसी में कैसे क्रेडिट लिया जाता है, आईटीसी बेसिकली बोलते किसको है, बस इतना सा नॉलेज लेके आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इससे ज़्यादा कोई आपको हैवी नॉलेज नहीं रखनी इस टॉपिक की। पेमेंट ऑफ टैक्स में यार आपको टैक्स का पेमेंट जो करना पड़ता है, जो लेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है, कैश, क्रेडिट और लाइबिलिटी रजिस्टर जो मेंटेन करना पड़ता है, उसका जो ऑनलाइन मोड में कंटेन करना पड़ता है, उसमें से कैसे कम होता है, कैसे उस तर जाता है, कैसे एक्यूमुलेट होता है, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। टीसीएस टीडीएस भी इसमें भी होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वालों के लिए, ठीक है। तो ई कॉमर्स के थ्रू जब भी होता है तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ऊपरी नॉलेज। वैल्यूएशन, अब मैंने जब वैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आपको एक सप्लाई दे दी कि ये सप्लाई है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और उसके ऊपर टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं 12%, तो अब 12% आपको 1 लाख पे लगाना है, इसी को 12% लगा के उसी चीज़ को वैल्यूएशन बोलते हैं। कुछ रूल्स है वैल्यूएशन के कि भाई इसमें है ना ऐसे ऐसे वैल्यू कर सकते हैं सप्लाई को। अगर आप उस सप्लाई की वैल्यू 1 लाख जो आपने करी है ना, 1 लाख जो करी है वो होता है वैल्यू, सप्लाई का जो वैल्यूएशन, वो किस बेस पे करी है तो वो उसको बोलते हैं वैल्यूएशन निकालना, ठीक है। उसके बाद होता है अगर आपको एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ पढ़ना हो तो वो सप्लाई पढ़ सकते हो, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ सकते हो, ये जीएसटी का बता रहा हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई और एग्जाम्पशंस। चाहो तो छोड़ सकते हो, नहीं तो पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। कंप्लीटली सारा हर चीज़ को छू के जाना है आपको तो, वरना मेरा तो यही कहना है ए जो कैटेगरी ना, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेग्रीगेट किया है, जहाँ से 35 से 45 क्वेश्चन, 60 में 35 से 45 क्वेश्चन तो उन्हीं टॉपिक से पूछे जाने हैं, डेफिनेटली पूछे जाने हैं। तो आप उन टॉपिक्स का वीडियो देख सकते हो, मैं आई बटन में डाल दूंगा, अभी मैं आपको शो भी कर दूंगा कि वो कौन से टॉपिक्स थे जिनको मैं बताऊंगा नहीं इस वीडियो में खुल के, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इसके अलावा अगर आपको
कुछ एक्स्ट्रा में कवर करना चाहो, जो बोल रहे हैं, जो हाईलाइटेड चीज बोल रहे हैं, पूछे जाते हैं कंपनी जो लॉ है, जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, स्मॉल शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर, उनके रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, जो की मैनेजर पर्सन है उनका अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, जो फाइन्स, पेनल्टी, सब कुछ है वो इन सेक्शंस में कवर हो जाता है कंपनी लॉ के। तो इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे तो आप ही के लिए बेनिफिट है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और एक एक क्वेश्चन को हिट करोगे तभी उस वैकेंसी के नजदीक पहुंच पाओगे। मेरा तो यही कहना है कि अगर अभी तक आपने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया तो आप ए कैटेगरी पे जाओ। अगर अभी तक आपने सिलेबस कवर कर रखा है और अभी तक आपको कुछ नया मिला यहाँ से, इस वीडियो में अभी आगे हम जीके की बात करने वाले हैं, लेकिन अगर इस पार्ट ए से आपको कुछ नया मिला तो उन टॉपिक्स को कवर कर लेना। एक्चुअल में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वी नेवर नो IBPS क्या करने वाला है। अब बात करते हैं हम पार्ट बी की। पार्ट बी में 80 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, तो 80 मार्क्स का पार्ट बी हो जाता है। 32 क्वेश्चन जनरल होंगे, 48 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जीके के। 48 क्वेश्चन में से भी 36 क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके राजस्थान जीके के। 12 क्वेश्चन होंगे इंडिया जीके के, जो जीके पे बहुत बहस हुई थी, बहुत लेट नोटिफिकेशन निकाली थी, तब जाके ये क्लैरिफाई हुआ था। अब मैं बताऊंगा जीके कैसे कवर करनी है। उससे पहले जो 32 क्वेश्चन है उसमें हिंदी में से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। 8th या 9th या 10th लेवल तक की हिंदी आ रही है, वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी में जो नॉर्मल जो ग्रामर होती है, जो पैसेज होते हैं, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सको। ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये 32 क्वेश्चन का पार्ट, ये सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। इस पे आपको पकड़ बनाने की जरूरत नहीं है। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना इजीली सॉल्व कर पाओगे। इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में भी आपको अनसिंग पैसेज हो गया, पैसेज हर बार पूछा जाता है, पैसेज इसमें भी पूछा जाएगा। दूसरी बात जो ग्रामर पे है, ग्रामर पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इन पे थोड़ी सी पकड़ रखना। ये तो देखो, ये किसी के हाथ में नहीं होते सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो इतना वास्ट है और इतने हौच पौच, मतलब इतने टेक्निकल वर्ड्स पूछे जाते हैं कि वी नेवर नो। बट थोड़ा सा क्या है, जजमेंट अच्छा रखना तो आप नंबर लेके आ सकते हो ईजिली, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग में आपको स्कोर करना है। अगर आप कॉम्पिटिशन वाले हो या कॉम्पिटिशन वाले नहीं हो तो भी स्कोरिंग पॉइंट आपका मैथ्स और रीजनिंग तो होना ही चाहिए। 16 में से ऑलमोस्ट 14 प्लस नंबर आपके आना चाहिए, 14 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ओवरऑल बोलूं तो इस 32 क्वेश्चन में कम से कम आप अगर 20 मार्क्स जुगाड़ गए ना, कम से कम यानी 20 से 25 जुगाड़ लेते तो मजा आ जाएगा, लेकिन कम से कम 20 मार्क्स जुगाड़ने की पूरी कोशिश करना। सीरियसली आप वैकेंसी के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन, जिसका इतना बाउंडर फैला रखा है। मैं तो खुद पर्सनली इसके हक में नहीं था कि एटलीस्ट आप पर्टिकुलरली ये क्वेश्चंस दे दो आप, क्योंकि इससे पता है क्या कि कंपटीशन वाले हैं वो यहाँ से क्वेश्चंस निकाल भी पाएंगे, नहीं भी निकाल पाएंगे, दोनों रहेंगे, मिक्स रहेंगे। लेकिन जो कंपटीशन वाले नहीं हैं उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे ओवरऑल बेनिफिट, मतलब बेनिफिट नहीं होगा, थोड़ा स्ट्रगल ही होगी, क्योंकि इससे आपकी जो कट ऑफ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्योंकि ये पार्ट ऑलमोस्ट मीन्स मैं बोलूँ पर्टिकुलरली तो टफ क्रिएट हो जाता है। जीके जहाँ पे वर्ड आ जाता है ना, वो बिना देखे कितना भी पढ़ लो आपके लिए वो एक तरीके से टफ होती है। कितना भी पढ़ लो वो चीज़ टफ बन जाती है जीके, क्योंकि उसका भंडारा है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। इसीलिए तो 12 क्वेश्चन तो आएंगे इंडियन जीके, वर्ल्ड जीके और जनरल साइंस, इस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे। 36 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे राजस्थान जीके। अब इस जीके को कवर कैसे करना है, देखो या तो आपने 1-2 साल से कॉम्पिटिशन की फील्ड में हो तो आप मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो, मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली, क्योंकि जो करंट में उस जीके को पढ़ रहा है, जो 1-2 साल से पढ़ता रहा है, उसके अंदर वो जीके बस चुकी है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आप कोई कैंडिडेट हो तो कैसे पढ़ना है, कैसे शॉर्ट में कवर करनी है जीके को, कैसे पूरा फोकस तरीके से कवर करनी है। तो एक बुक आती है मानचित्रावली, सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है मानचित्रावली। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, स्पॉन्सरशिप्स आ रही है, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप ही की वजह से, आप ही के सपोर्ट की वजह से मैं आज थोड़ा सा नोन हुआ। कुछ पब्लिकेशंस के बीच में एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन ने पेपर सेट करने के लिए मुझे बोला है, तो वो भी चल रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था इसी चक्कर में। मीन्स ये CV का काम कर रहा है और मैं बहुत खुश हुई ये चीज़ करके। ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा सुकून मिलता है जब ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपने सिखवाल पब्लिकेशन की छोटी सी बुक आती है, 150 पेजेस होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो अगर आपने कर ली, उसमें पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है यार। जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल है, यानी जो राजस्थान का जो रीजनल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो वो सीधा आपने अंकों में दे रखा है, ठीक है, जो भी उसमें काउंट्स में दे रखा है। दूसरी बात, राजस्थान से कौन कौन से, तो सब कौन कौन से शहर डिस्ट्रिक्ट्स और जो स्टेट है, मैं थोड़ा सा हौच पौच हो रहा हूँ, लास्ट तक आ चुका हूँ, वीडियो लंबा हो चुका है, मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुँच चुके हैं, मेरे को एक्चुअल में टाइम नहीं पता कितना लंबा हो चुका है, बिकॉज रिकॉर्डिंग ऑन है एंड मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे कितने जो स्टेट है वो कनेक्ट होते हैं, पाकिस्तान से कौन से बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्री कनेक्ट हो रही है, तो ये सब कुछ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करी गई है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करी गई है, आर्ट्स, कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ कवर करा गया है। अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, और जिसको जीके आती है, जिसने जीके पढ़ रखे उनको पता होगा। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जीके इनहेरेंट करी जाती है, जीके याद नहीं करी जाती है। जीके टाइम के साथ ऑटोमेटिकली इनहेरेंट होती है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो एटलीस्ट आप क्वेश्चन
क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, इस स्थिति में आ जाओगे, इस सिचुएशन में आ जाओगे। तो इस किताब को प्रीफर कर सकते हो आप, सिखवाल पब्लिकेशन की मानचित्रावली फॉर राजस्थान जी की, ठीक है। उसके अलावा आपको करंट पढ़ने के लिए मूमल पब्लिकेशंस की लास्ट 6 महीने की पढ़ जाओ यार, सीरियसली बहुत काम की होती है ये चीज़ें। और ये पूरा आपको ये जो हमारा 2021 है यहाँ की करंट तो आपको कम से कम पता होनी ही चाहिए, कम से कम लास्ट 6 महीने की आपको करंट पता होनी चाहिए। तो मैं इतना ही बोलूँगा, मूमल पब्लिकेशंस की बहुत सस्ती आती है, नहीं तो आपके जानकारों के पास होगी, उसको जनरल टर्म्स में आप पढ़ जाओ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में और जनरल साइंस में जो आपको पढ़ना है, जनरल साइंस के तो फिक्स क्वेश्चन होते हैं, वो आप किसी भी यूट्यूब पर सर्च मारोगे तो आपको वीडियोज़ में मिल जाएंगे, नहीं तो जनरल साइंस का इतना लोड लेने की जरूरत नहीं होती। बाकी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको पढ़ना है तो जितने अभी तक लास्ट ईयर तक जितने इलेक्शन हुए हैं, लास्ट ईयर में जैसे कोलकाता में इलेक्शन हुआ, बिहार इलेक्शन हुआ, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी पार्टी वहाँ पे जीती, कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री है, कौन सी पार्टी के कितने कैंडिडेट्स वहाँ पे आए, ठीक है, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स जो हुए हैं रिसेंटली लास्ट 1 2 3 साल में, वो आपको पता होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, कौन सा IPL किसने जीता, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए या फिर हॉकी टीम के लिए या फिर कोई सी भी दूसरी टीम्स है, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इनमें किसने बाजी मारी है, ये पता होना चाहिए आपको, इंसानों के नाम और सब कुछ। पॉलिटिक्स में क्या उलटफेर आया है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कैसे बिगड़ा है, कैसे इंप्रूव हुआ है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेजर डेवलपमेंट्स लाइक मोदी स्टेडियम बनाया गया है अहमदाबाद में, तो वो मोदी स्टेडियम जो बना है वो कब हुआ, क्या हुआ और कहाँ पे बना है, इस चीज़ के ऐसे मीन्स लाइक बोला है मैंने, लाइक तो ऐसे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं उन चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो सबको तहस नहस कर रखा है, जो इसने इस वैकेंसी को भी पोस्टपोन किया है, वो है कोविड-19। इसके बारे में तो एक्चुअल में पता होना चाहिए। राजस्थान से रिलेट करूँ तो सबसे पहले SMS के डॉक्टर्स ने एक जने को प्लाज्मा थ्योरी से रिकवर किया था, तो वो प्लाज्मा थ्योरी इफेक्टिव कितनी थी, कौन से वो डॉक्टर से, कहाँ से वो नींव स्टार्ट हुए, कोविड-19 का फर्स्ट पेशेंट इंडिया में कहाँ पे आया, कोविड-19 में जो भीलवाड़ा मॉडल वो बहुत हाईलाइट हुआ था, तो उसको राजस्थान कॉन्टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हो और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हो। ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 कहाँ पे हो रहे हैं, टोक्यो में हो रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये 2021 नहीं है, ये 2020 है। अभी 2021 में ओलंपिक्स हो रहे हैं, लेकिन ये 2020 है ये ओलंपिक्स। यूरो कप के बारे में ध्यान रख सकते हो, कोपा अमेरिका कप के बारे में ध्यान रख सकते हो, जो इंडिया का जो बजट है 2021 का उसके बारे में पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो मोटा मोटी आपको यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है इसके लिए 48 नंबर के लिए। और जोड़ देना ही चाहो तो आप फिर इनका रिविजन जिस लेवल पे करोगे वो डिपेंड कराएगा कि आपके कितने मार्क्स आप कबाड़ के लेके जाओगे यहाँ से। ऑनेस्टली आपका रिविजन और आपकी मेहनत है वो यहाँ से आपको रंग दिलाएगी, मतलब कि आपको वैकेंसी कैसे कबाड़नी है। इस कॉमर्स पार्ट को आपको कवर करने के लिए मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने सारे टैब्स में जाके। गाइज ये तो वो नोटिफिकेशन का ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ये बना रखा था, आप चाहो तो ये एक वीडियो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लेना कंप्लीट। मैंने यहाँ पे इन पूरे टॉपिक्स को सेग्रीगेट करा है और मैंने बोला है कि 35 से 45 क्वेश्चन एक्चुअल में यहाँ से पूछे जाएंगे। बी कैटेगरी भी दे रखी है, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर नहीं किए। कई लोगों ने यहाँ पे ट्रोल भी किया है कि 70% या 80-90% कोर्स तो इन टॉपिक्स में से बता दिया आपने। तो गाइज विश्वास मानो यही टॉपिक्स है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन कंपटीशन में जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट्स ऑफिसर के। इसके अलावा मैंने कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी डाला है वीडियो, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके कंपैरिजन किया है अपन ने और फिर डाला है। मैं आई बटन में वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा सिखवाल पब्लिकेशन आप कहां से बाय कर सकते हैं, देखो कोई लिंक विंक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं जनरली बता रहा हूँ ये सिखवाल पब्लिकेशन की जो राजस्थान मानचित्रावली 1 जनवरी 2021 की अपडेटेड है, अपडेटेड बुक है, पेपर बैक मतलब होता है आपको किताब मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिलीवरी चार्जेस लग रहे होंगे, आप देख लेना आपके अकॉर्डिंग, या फिर आप है ना ऑफलाइन किसी भी स्टोर पे जाओगे तो मानचित्रावली तो मिल ही जाएगी यार, इसमें कोई शक नहीं है। मानचित्रावली बहुत फेमस बुक है, बहुत समराइज्ड बुक है, सबने यही चीज बताई है। यूट्यूब पे कोई यूट्यूब चैनल पकड़ सकते हो जीके कवर करने के लिए, तो एस जीके का इतना हवाई बना रखा है, इसलिए मैं जीके पे ज्यादा फोकस करके आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया है। हमारा जो चैनल है, हमारा खुद का चैनल है, अगर आप नए हो तो मैं बता दूं मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। हमारा JVNL जूनियर अकाउंटेंट से रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। मैंने डायरेक्ट टैक्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 230 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जहां से आपको आपकी सारी नींव को पकड़ सकते हो। हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ईजी, इंटरमीडिएट, टफ, हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। आप बच्चों से पूछ के देखना, उस
पीडीएफ के रिव्यू आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे वो पीडीएफ। और आंसर की लेने के लिए तो मैंने बोल ही रखा है कि अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं तो मुझे बताओ कि क्वेश्चंस किए हैं, मैं तुरंत आपको आंसर की मेरे टेलीग्राम के पर्सनल इनबॉक्स में आपको भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 6 वीडियोस अपलोडेड है। यहाँ पे ऑडिट अकाउंटिंग एमसीक्यूज के हमने जनरली डिस्कस किए थे, वो वीडियोस अपलोडेड है। यहाँ पे ऑडिट के 5 वीडियोस अपलोडेड है, ऑडिट के और वीडियोस भी अपलोड होंगे। इसके अलावा अभी जो हम करने वाले हैं, देखो पर्सनली बता दूं, अब जो हम करने वाले हैं उनमें से है ना का एक कंपनी अकाउंट्स को हम कवर करने वाले हैं, यानी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पार्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं। उसके अलावा अब फाइनल अकाउंट का एक टॉपिक का जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं उसका एमसीक्यू डिस्कस करने वाला है। उसके बाद हम पार्टनरशिप डिस्कस करेंगे और फिर हम बेसिकली ऐसे करके अकाउंटिंग को क्लोज करेंगे। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने बता दिया है, बेसिक्स है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। जो अकाउंटेंट के एग्जाम में या फिर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन को आप रिवाइज कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से एमसीक्यू वीडियोज या कोई कॉन्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अब कॉस्टिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हर चीज डिस्कस करने वाला हूं। एमसीक्यू एक टॉपिक लूंगा, उसके 20 एमसीक्यू कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर एक टॉपिक लूंगा, उसके 20-25 एमसीक्यू, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए। मैं चाहूं तो यहाँ पे आपको 50-50, 60-60 एमसीक्यू करवा सकता हूं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है, उससे बहुत लेंदी हो जाएगा मामला और कोर्स हम जब तक डेट आएगी तब तक कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, मेरे को भी पढ़ना पड़ता है, बाकी चीज़ों को भी करना पड़ता है। और अब मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज खुल के आ रही है तो मेरे को उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है। एक इंटरव्यू पेंडिंग चल रहा है मेरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसकी एक्चुअल में सैलरी ही 1.5 लाख से प्लस है, मीन्स जाती है 1.5 लाख प्लस सैलरी जाती है। उसकी जो रेंज है बेसिक सैलरी है वो है 77,000। तो आप सोच सकते हो मेरे को उस पर भी फोकस करना पड़ता है, कब डेट आ जाए, कब मैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से मैं आपकी मदद करता रहूँगा इस चैनल पर। अगर आपने ये वीडियो देखा है यहाँ तक और अभी भी आप ये फील कर रहे हो कि इसने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को डिसलाइक कर देना, रिपोर्ट कर देना। लेकिन अगर इस वीडियो के अंत में आप यहाँ तक आए हो और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो एक्चुअल में बाकी वीडियो से अलग था, हेल्पफुल था और इससे हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, बहुत सारी आंखें खुलने वाली है, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को प्लीज लाइक करना बनता है यार। मेरी रिक्वेस्ट पे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाले कंटेंट के लिए। कंटेंट हमारे पास इंग्लिश में ही मिलेगा बिकॉज मेरे को हिंदी पर्सनली नहीं आती और इस पूरे चैनल को मैं अकेला हैंडल करता हूँ। यहाँ पे ये कोई कोचिंग वगैरह नहीं है। मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता था पहले जुवेनियल जूनियर अकाउंटेंट के लिए, लेकिन कोरोना के बाद अब वो भी हट गया है। मैं पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम भी ले रहा हूं, तो बच्चे जुड़ चुके हैं, तो मेरे पास अब टाइम नहीं बच रहा, इसलिए मैं नए स्लॉट्स ओपन नहीं करके नहीं ले रहा ज़्यादा बच्चों को। फिर भी एक बार कांटेक्ट करके बात कर लेना, मेरे को डेडिकेशन अच्छा लगा, आपसे बात करना ठीक लगा तो मैं ले सकता हूँ। मैं भी आप टेलीग्राम पे जाओगे, वहाँ पे ग्रुप मिलेगा आपको, एक ग्रुप में आप जाके पीटर गोम्स नाम से डायरेक्ट मैसेज कर देना पीटर गोम्स को, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। मैं कई लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाया, लाइक मैं नाम बताऊँ यार, नेहा शर्मा जी मुझे माफ़ कर देना, एंड कोई राज पुरोहित नाम से, प्लीज़ यार मैं आपका रिप्लाई नहीं कर पाया था। मनीष जी, दिलीप जी, एंड मेरे को जो मोटा मोटी नाम याद है वो 2, 4, 5 ही नाम यार दिमाग में फीड है, और भी 10 से 20 इंक्वायरी है जिनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे दिल से माफ़ कर देना। मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे टाइम मिला, मुझे लगा कि हाँ मैं ले सकता हूँ और बच्चों के ऊपर एफर्ट्स डाल सकता हूँ, तो मैं आपको हायर कर लूँगा। लेकिन यार फिर बाद में क्या करते हो कि जब पैसा देते हो ना आप, तो उस पैसे को वसूलने के चक्कर में पड़ते हो, मैं बताऊं। इसीलिए मैंने ये फीस सेट करी है, अदरवाइज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपसे फीस लूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है, मीन्स ऑनेस्टली इंक्वायरी करी है, फिर उनको पढ़ना नहीं होता, फिर बोलते हैं कि फ्री में दे दो। नहीं होता, फ्री में चीज़ मिलती है तब आप उसकी कदर नहीं करते हो। ये इंडिया का नहीं, ये पूरे वर्ल्ड का उसूल है। अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो कोई चीज़ फ्री में मिलती है उसकी आप कदर नहीं करते हो। तो बस इतना सा ही बोलूँगा, पढ़ते रहो, दिन कम बचे हैं, पूरी जान लगा दो इस एक वैकेंसी के लिए। सरकारी नौकरी फिक्स है, इजीली मिल सकती है, बस आपको सिलेबस को समझना है, उसको पढ़ना है, फिर उसको रिवाइज करना है, एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करनी है, एक जेन्युइन चैनल को पकड़ के रख के उसके एमसीक्यूज को देखना है, उसके गाइडेंस को फॉलो करना है, या फिर कोई कोचिंग ली है तो उसी को पकड़ के रखो। मैं नहीं बोल रहा छोड़ने के लिए, उसी को पकड़ो, उसी से आउटपुट निकालने की पूरी 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 कोशिश करो। हिंदी मीडियम के हो, हिंदी मीडियम में कोई कोचिंग लिए, कुछ भी लिए, तो उन्हीं को पकड़ के रखो, परेशान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो मॉक टेस्ट लो, हमें यार और बताओ, हमें और बताओ, हमें और एमसीक्यू प्रोवाइड करो। जितना मैक्सिमम कर सकते हो ना उतना एफर्ट्स डाल दो। अब जो भी बचा है, सोशल मीडिया से सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट कर लो। कोई मतलब नहीं है सोशल मीडिया को इस टाइम पे यूज करना, क्योंकि वो जो रिजल्ट में आपको नाम दिखेगा ना कट ऑफ में, वो जो खुशी होगी ना उससे बाकी सब जल के राख हो जाएंगे। मैं सही बता रहा हूँ, रिश्तेदार वगैरह सब कुछ, और जो माँ बाप का नाम रोशन होगा ना, वो जो खुशी मिलेगी, वो खुशी देखना आप, उस खुशी में जो मजा आने वाला है ना, वो एक नंबर होने वाला है सही में। तो वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन का मैं एमसीक्यूज डालने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तैयार रहना। उसके बाद पार्टनरशिप के आएंगे। Bye bye. Love you all. See you in the next video.